हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे अभिनय जो क्या एक ललित रचना, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपके पुस्तक में उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे और आसानी से याद करेंगे। और हाँ, लिखने के बाद सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़े और उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करें ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न मिलेगा आपको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। पहला प्रश्न है, कह रहा अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। पहला प्रश्न है कि अभिनय जो है वो क्या है और यह कहाँ पे अवस्थित है। तो अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र एवं मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र एवं मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहाँ प्रतिवर्ष लोकप्रिय रंग समारोह होती है। प्रतिवर्ष लोकप्रिय रंग समारोह होती है जो दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। जो कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। दो नंबर प्रश्न देखेंगे। दो नंबर प्रश्न करा, हर बरस अभिनय में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। हर वर्ष जो है अभिनय में कब और कैसा समारोह होता था जो देखने को मिला करता था। तो हर वर्ष अभिनय में गर्मियों के समय फ्रांस एवं यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है, जिसमें रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि आते थे। यानी जो अभिनय जो था वहाँ पर गर्मियों के समय फ्रांस एवं यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह होता था, जहाँ जिसमें रंगकर्मी भाग लेते थे, रंग संगीतकार भाग लेते थे, अभिनेता भाग लेते थे, नाटककार भाग लेते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि लेखक अभिनय किस सिलसिले में गए थे। जो लेखक जो थे अशोक वाजपेयी, वो अभिनय किस सिलसिले में गए थे और वहाँ उन्होंने क्या देखा। तो देखेंगे इसका आंसर। करा लेखक अभिनय पीटर ब्रूक के निमंत्रण पर गए थे। वहाँ के पीटर ब्रूक जो थे उन्होंने क्या किया था, अशोक वाजपेयी को क्या किया था, निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था वहाँ पे आने के लिए। ठीक है। क्योंकि पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत किया जाने वाला था। ठीक है, इसीलिए उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। यह प्रस्तुति सच्चे अर्थों में भव्य एवं महाकाव्यात्मक थी। यह समारोह पत्थर की एक खदान में हुई। जो समारोह थी, जो महाभारत प्रस्तुत जो किया गया था, यह कहाँ पे हुआ था, एक पत्थर की खदान में हुई थी जो अभिनय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। तथा लेखक ने देखा कि अभिनय के अनेक चर्च और पुरातन ऐतिहासिक संस्थान रंग स्थल बदले जाते हैं। यानी वहाँ पे जाकर देखे तो वहाँ पे अनेक चर्च और पुरातन ऐतिहासिक स्थान जो थे उनके रंग स्थल में बदले जाते हैं हर वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है। तो ला शत्रुज जो है वो कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। ला शत्रुज जो है वो क्या है, तो कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है जो विलनोव ल अविनोई यानी नया गांव में अवस्थित है। जो क्या है, विलनोव ल अविन्यो, जिसका अर्थ क्या होता है, नया गांव में अवस्थित है, जो रोन नदी के दूसरी ओर बसा हुआ है। ला शत्रुज जो है क्या, ये रोन नदी के दूसरी साइड पे बसा हुआ है और लगभग स्वतंत्र है। ये जो क्या है, एकदम स्वतंत्र है। आजकल इसका उपयोग एक कला केंद्र के रूप में होता है। यह केंद्र आजकल रंगमंच लेखन से जुड़ा हुआ है, जहां नाटककार, अभिनेता, गीत संगीतकार, रंगकर्मी आदि आती है और पुराने ईसाई संतों को चैम्बर्स में रखकर रचनात्मक लेखन करते हैं। और क्या, जितने भी पुराने ईसाई जो संत होते हैं वही इसी चैम्बर में बैठ कर क्या करते हैं, कुछ कुछ रचना लिखते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा। ला शत्रुज को लेखक ने मौन का स्थापत्य क्यों कहा, ये अपने शब्दों में क्या करना है, बताना है। तो लिखेंगे, लेखक ने ला शत्रुज को मौन का स्थापत्य इसलिए कहा क्योंकि ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ था और इस संप्रदाय के लोग
मौन में विश्वास करता है, अर्थात सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का है, मौन का ही स्थापत्य है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ला शत्रुज मौन का स्थापत्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे। जो लेखक जो थे अशोक बची, वो आविन्यो जब गए थे तो वो अपने साथ क्या लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि और क्या रही। ठीक है। तो लेखक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भी ले गए थे और वे वहाँ अपने में और लेखन में डूबे थे। लेखक जितना दिन भी वहाँ रहे, 19 दिन रहे लगभग, तो वो अपने और लेखन में वे डूबे रहे। वो खुद में डूबे थे और लेखन यानी कुछ कुछ चीज़ें लिख रहे थे। लेखक आविन्यो में 19 दिन तक रहे तथा लेखक की उपलब्धि यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचना की है। 19 दिनों में कितने कविता लिखे? 35 कविता लिखे और 27 गद्य रचना की है। यही उनकी उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है प्रतीक्षा करते पत्थर। प्रतीक्षा करते पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। जो प्रतीक्षा करते पत्थर जो है, इसका जो कवि जो है क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है, तो देखेंगे इसका आंसर। कह रहा प्रतीक्षा करते पत्थर शीर्षक कविता में कवि ने ऐसे पत्थर का मानवीकरण किया है जो सदा मुक रहता है। इस कविता में वैसे पत्थर का जिक्र किया गया जो सदा मुक रहता है। पत्थर जो है हमेशा मुक रहता है, एक जगह स्थिर रहता है। अगर उस वो या फिर वो किसी दूसरे के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन वो खुद से नहीं जा सकता। और कवि ने ऐसे पत्थर का मानवीकरण इसलिए किया क्योंकि पत्थर में धैर्य, पीड़ा सहने की क्षमता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। कर आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो लेखक ने आविन्यों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, ला शत्रुज में जो हमने पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गंवाया उसकी गहरी पीड़ा भी मन में है। ठीक है। तो लेखक जो थे आविन्यों के बारे में यही बताया, जो हमने वहाँ देखा पाया उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और जो हमने वहाँ पे गवा दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और विषमता है। मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता और विषमता को बताना है। तो मानव जीवन सुख और दुख से व्यतीत होते हैं। सभी मानव के जीवन सुख और दुख से व्यतीत होते हैं तथा जीवन पर परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। जो जीवन जो होता है मनुष्य का, जो वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है। और अग्रसर होता है यानी आगे की तरफ बढ़ते हुए रहता है। एवं मानव अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखता है। ठीक है। मानव जो है अपने जिंदगी में उतार चढ़ाव को देखता है। ठीक उसी प्रकार पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है, लेकिन मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है परंतु पत्थर मूक रहता है। मानव जो अपने दुख दर्द को क्या कर देता है, वो जाहिर कर सकता है, लेकिन पत्थर ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पत्थर क्या होता है, मूक रहता है। यही समानता और विषमता है। ठीक है। तो समानता क्या है कि जिस तरह मानव की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं वैसे पत्थरों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मानव क्या करते हैं, अपने अपने कठिनाई को क्या करते मतलब कठिन दिनों को क्या करते सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और जबकि पत्थर ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। यही है समानता और विषमता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, देखेंगे 10। कर प्रतीक्षा करते पत्थर कविता से आप क्या सीखते हैं। तब प्रतीक्षा करते पत्थर शीर्षक कविता से हम यही सीखते हैं कि पत्थर सदा मुक रहता है, मुक यानी स्थिर रहता है, तथा पत्थर में धैर्य है, पीड़ा सहने की क्षमता है तथा मुसीबतें उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकती है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अविचल है। ठीक है। तो यही क्या है, प्रतीक्षा करते पत्थर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें क्या है, हर परिस्थिति में अटल रहना चाहिए, न हमेशा हमें धैर्य रखना चाहिए और पीड़ा को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिस तरह पत्थर के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 करा है नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है।
तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। लेखक को अनुभव होता है कि क्या है, जल स्थिर और जो इस तट किनारे बैठे हुए वही क्या कर रहा है, वही बह रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये लेखक को महसूस होता है और लेखक को एहसास हुआ कि वे भी नदी के साथ बह रहे हैं तथा लेखक का कहना था कि नदी के पास रहने से लगता है स्वयं नदी हो गया। लेखक का कहना है कि नदी के पास बैठने से आपको एहसास होगा कि आप स्वयं नदी बन गए हैं एवं स्वयं नदी की झलक एवं स्वयं में नदी का झलक दिखता है, ऐसा लेखक का कहना था, जो कि जिनका नाम क्या था, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। नदी तट पर जब अशोक वाजपेयी रहते हैं तो उनको किसकी याद आती है और क्यों याद आती है। तो नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। किनकी कविता याद आती है, विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं, इसलिए उनकी कविता को याद करते हैं, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वह स्वयं क्या हो गए हैं, नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बातें कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। नदी में और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो देखेंगे इसका आंसर, लेखक नदी और कविता में यही समानता पाते हैं कि जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रह रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव के जीवन में संगीनी रही है। ठीक है, दोनों में यही समानता है नदी और कविता में कि जिस प्रकार नदी सदियों से चली आ रही है, उसी प्रकार कविता भी सदियों से हमारे जीवन में संगीनी रही है तथा नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाते हैं। ठीक है, यही समानता है नदी और कविता में, जो नदी भी क्या कई सदियों से चला आ रहा है, उसी प्रकार कविता भी कई सदियों से चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जो आपके किताब का क्या अंतिम प्रश्न है आपके पुस्तक का। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। ठीक है, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। तो देखेंगे इसके अंदर, नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि दोनों की अभिभूति से क्या बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता अनंत से अभिषेक करती है। यानी जो कह रहा है कि किसके पास आप तटस्थ यानी स्थिर नहीं रह सकते, तो आप नदी और कविता के पास कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। अगर कविता पढ़िएगा तो आप के अंदर क्या बहुत सारे भावनात्मक उत्पन्न होंगे, और नदी के पास रहिएगा तो आपको क्या होगा, प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होने लगेगा, तो आप वहाँ पे स्थिर नहीं रह पाइएगा। ठीक है, तो आपके पुस्तक से जो भी प्रश्न थे हम सभी प्रश्नों को हल करा दिए। ठीक है, आप एक एक प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है।